हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्षेत्र मिति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और इसके बेसिक से जो फार्मूले हैं हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको डिस्कस करवा दिए थे, तो आपने उम्मीद करता हूँ सारे आपने फार्मूले याद कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वह 314 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको 314 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा इसमें अगर पाई की वैल्यू जो है 3.14 हो। जब इस तरह वैल्यू दे देता है ना किसी क्वेश्चन में, तो उस जगह पे पाई की वैल्यू 3.14 ही लिखनी पड़ती है। ठीक है, वो तो वृत्त का व्यास निकालना है आपको। ठीक है, तो व्यास क्या होता है ये भी हमने आपको बताया था कि मान लो एक सर्किल है, उसमें ये वृत्त का सेंटर हो गया, तो वृत्त के सेंटर से होकर अगर कोई लाइन गुजरती है तो उसे वृत्त का व्यास बोलते हैं। ठीक है, और यह त्रिज्या की दोगुनी होती है, अर्थात इसमें 2 त्रिज्याएँ यूज होती हैं। तो व्यास को हमेशा डायमीटर बोला जाता है, तो d बराबर 2r लिख सकते हैं इसका फार्मूला। ठीक है, तो इसमें आपको व्यास निकालने की बात बोल रहा है। तो देखिए, जैसे अब क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 314 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता है फार्मूला होता है। ठीक है, जहाँ पे आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, अर्थात रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको 314 दे के रखा है और पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 लिखा हुआ है। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 314/3.14। ठीक है, दशमलव हटा दिया तो इसके अपोजिट जो है अंश में 2 जीरो लग गए और इसको इसके साथ कट कर दिया तो एक बार गया, तो इसका 100 आ गया कट करने के बाद। तो आर स्क्वायर बराबर 100। अब फिर जब यहाँ से r बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे रूट ले लेंगे। ठीक है ना, दोनों साइड का रूट लेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर का रूट r आ जाएगा और 100 का रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 आ जाएगा, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया, अर्थात ये रेडियस की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ पे डायमीटर पूछा गया था, तो व्यास बराबर d, डायमीटर बराबर 2 इंटू आर, अर्थात 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुणे त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 10 दे के रखा है, तो 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर आ गई। ये आपकी वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक आम का एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर ज़मीन चाहिए। ठीक है, आम का एक पेड़, ठीक है ना, एक पेड़ लगाने के लिए कितना एरिया चाहिए आपको 25 वर्ग मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल का हमेशा मीटर का स्क्वायर, अर्थात किसी वैल्यू का 2 बार गुना, किसी भी यूनिट का 2 बार गुना कर दिया जाता है इकाई का, तो वो क्षेत्रफल की इकाई बोली जाती है या यूनिट बोली जाती है। तो 25 मीटर स्क्वायर होता है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई भी यूनिट लिखी होती है हमेशा मीटर स्क्वायर ही रहता है, क्योंकि 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको दिया है एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर ज़मीन चाहिए और रहीम के खेत की लंबाई और चौड़ाई दे के रखा है। ठीक है ना, अर्थात लेंथ एंड विड्थ आपको पता है 50 मीटर और 40 मीटर है। तो वह खेत में अधिक से अधिक कितने पेड़ लगा सकता है, ये आपको पूछ रहा है कि एक पेड़ लगाने के लिए तो उसको 25 वर्ग मीटर ज़मीन चाहिए और खेत की लंबाई और चौड़ाई भी दे के रखा है। ठीक है, 50 मीटर और 40 मीटर। तो अधिक से अधिक कितने पेड़ लगा सकता है, जैसे मान लो एक ये एरिया है, ये 50 मीटर है और ये 40 मीटर है। ठीक है ना, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। तो ये बोल रहा है आपसे कि एक पेड़ लगाने के लिए वो 50 मीटर का 25 मीटर का एरिया कवर अप कर लेता है, तो इस टोटल पूरे खेत में जो है, पूरी फील्ड में कितने पेड़ लगा सकता है, पेड़ की संख्या आपको बतानी है। ठीक है ना,
तो पेड़ की संख्या बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको एक दिख रहा होगा, तो ये क्या है, एक खेत है, खेत का लंबाई दे के रखा है, चौड़ाई दे के रखा है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, खेत हमेशा आयत के आकार का होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, और लंबाई की वैल्यू 50 दे के रखा है, चौड़ाई की वैल्यू 40 दे के रखा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 वर्ग मीटर इसका रहा था, तो 2000 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पेड़ लगाने के लिए आवश्यक स्थान का क्षेत्रफल, एक पेड़ लगाने के लिए कितना क्षेत्रफल कवर अप कर रहा है, 25 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल कवर अप कर रहा है। तो अधिकतम लगाए जा सकने वाले पेड़ों की संख्या, जब इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, अधिकतम कितने पेड़ लगा सकता है, तो अधिकतम लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या बराबर क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है, टोटल क्षेत्रफल बटे एक पेड़ लगाने में जितना एरिया कवर अप किया जाता है। ठीक है, तो टोटल क्षेत्रफल बटे एक पेड़ लगाने में लिया गया क्षेत्रफल 2000 बटे 25 कर दिया, तो इसको कट करने के बाद आपका 80 आंसर आ गया, जो ये पेड़ों की संख्या बता रहा है। अर्थात इस टोटल एरिया में जो है 80 पेड़ लगाए जा सकते हैं, और एक पेड़ जो है वह 25 मीटर का एरिया कवर करेगा, और इन दोनों सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 2000 के बराबर हो जाएगा, जो टोटल क्षेत्रफल है खेत का। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, अब ये आयत की बात आ गई। ठीक है ना, एक आयत का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल सबसे पहले आपको जो दिया है उसको ध्यान से देखो। आयत का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है, और आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल कितना है, 500 है। ठीक है ना, 500 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और बराबर क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल की वैल्यू रख दिया। ठीक है, और लंबाई की वैल्यू 25 दे के रखा है, तो लंबाई की वैल्यू हमने 25 पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, लंबाई की जगह पे 25 रख दिया, गुणे चौड़ाई बराबर 500। अब इस 25 को जो है 500 से 25 को डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, अर्थात 20 सेंटीमीटर जो है आपकी चौड़ाई निकल गई। ठीक है, जब 20 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई आ गई तो ये परिमाप पूछ रहा है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये आपको फार्मूला पता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, और इसमें आपको लंबाई पता थी 25, चौड़ाई आपने 20 निकाल लिया, गुणे 2, तो 25 और 20 को जोड़ दिया तो 45 आ गया, और 2 का गुणा कर दिया तो 90 सेंटीमीटर आ गया। अब परिमाप हमेशा एक सिंगल यूनिट होती है, क्योंकि ये सब भुजाओं को गुणा करके बनता है। जब भुजाओं को परिमाप जो है भुजाओं को जोड़ करके बनता है, सभी भुजाओं का योगफल कर दिया जाता है तो परिमाप निकल आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भुजाओं को जोड़ा जाता है तो उनकी यूनिट वही लिखी जाती है जो दी रहती है। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर दिया है तो मीटर। ठीक है ना, या फीट दिया है तो फीट, जो भी लिखा हुआ है वही आप लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 90 सेंटीमीटर जो है आयत का परिमाप फाइंड आउट कर लिया, जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, और इसी तरह के डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब अगर आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, अर्थात ये व्यास दे के रखा 10 सेंटीमीटर, तो d बराबर 2r, और r की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप त्रिज्या तो निकाल सकते हो ना, तो 2 गुणे r, r यहाँ पे रेडियस है अर्थात त्रिज्या है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया 10 को, तो डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 5, अर्थात 5 सेंटीमीटर जो है ना वृत्त की त्रिज्या निकल गई। ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या, जब व्यास दिया हो ना तो हमेशा त्रिज्या तो निकाल ही लेना चाहिए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हमने निकाल लिया। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करना है आपको। तो परिधि क्या होता है ये भी आपको फार्मूला डायरेक्ट पता होना है, 2 इंटू पाई आर। ठीक है ना, 2 पाई आर, और यहाँ पे बोल रहा है पाई की वैल्यू जो है 3.14 है। कितनी है पाई की वैल्यू, 3.14, अर्थात पाई की जगह पे 3.14 रखना है। जो भी वैल्यू दी जाती है पाई की उसी को रखा जाता है, ये नहीं कि हमको 22/7 पता है तो हम यही रखेंगे। ठीक है, पता है आपको तो अच्छी बात है, बट जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने के लिए दिया जाए उसी को रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, उसको कट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो 2 पाई आर, ठीक है,
पाई इंटू 2r, ठीक है। और 2r की डी बराबर 2r है, और डी की वैल्यू क्या दे के रखा था आपको, 10 सेंटीमीटर दे के रखा था इंटू 2r। तो 2r की जगह पे 10 सेंटीमीटर, आप 10 सेंटीमीटर भी डायरेक्ट रख सकते हो, या फिर जैसे r की वैल्यू हमने 5 निकाली तो 5 भी रख सकते हो। 2 गुणे 5 करना पड़ेगा तो 10 ही आ जाएगा। तो पाई इंटू व्यास हो गया, 2r बराबर 8, व्यास के बराबर होता है, डायमीटर है, तो व्यास हो गया तो 3.14 गुणे 10, तो 31.4 सेंटीमीटर आ गया। देखिए कुछ बच्चों से ये भी नहीं बन रहा होगा कि यहाँ पे 3.14 गुणे 10 कर दिया तो यहाँ पे 31.4 कैसे आ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये दशमलव लिखा हुआ है तो इसका अगर दशमलव हटाते हैं तो इसके भाग में 100 से भाग हो जाता है, ठीक है। अब जब 100 से भाग हो गया तो ये देखिए आप यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती है इसका मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, तो जीरो को जीरो के साथ कट कर दिया, अब कितना बचा, 314/10, ठीक है। अब 10 से भाग दिया जा रहा था, जैसे 10 में कितने जीरो होते हैं, एक जीरो होते हैं, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा और 10 नीचे से हट जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लग पाए। और दशमलव हमेशा पीछे के अंकों को कैलकुलेट करके लगाया जाता है, तो पीछे का पहला अंक क्या है, 4 है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो 31.4 जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। और वृत्त की परिधि क्यों बोल रहा है, तो वृत्त की परिधि की जो इकाई होती है वह सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। मतलब जो भी आपके पेपर में क्वेश्चंस में दी हुई होगी, सेंटीमीटर, मीटर या फिर जो भी लिखा होगा वही आप इसकी इकाई लिख देंगे, लेकिन ये केवल सेंटीमीटर में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होती या फिर क्यूब नहीं होती, ठीक है ना। क्यूब का मतलब होता है किसी भी इकाई का मतलब घात 3 कर देना, क्यूब कहलाता है, ठीक है। और ये हमेशा आयतन के केस में होता है, अर्थात जब वैल्यूम फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन आपके उसमें लिखा हुआ है कि एक लकड़ी के वर्गाकार गुटके की लंबाई, एक लकड़ी है ना, एक लकड़ी का वर्ग के आकार, वर्गाकार, सबसे पहले आकृति में जरूर ध्यान देना, आप किस आकृति की बात की जा रही है। एक लकड़ी के वर्गाकार, तो एक वर्ग के आकार की लकड़ी हो गई, एक लकड़ी के वर्गाकार टुकड़े की लंबाई दे है जो है 12 दे के रखा है। अब सबसे पहले लंबाई 12 दे के रखा है तो गुटके का परिमाप कितना होगा, गुटके का परिमाप अर्थात पेरीमीटर पूछ रहा है। तो आप ये बताइए कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, आपको पता है, ठीक है, पता है। और लंबाई 12 दे के रखी है तो उसमें लंबाई चौड़ाई सब तो बराबर होती है आपस में, तो लंबाई अगर 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 12, अर्थात सभी भुजाएं इसकी 12 12 12 हो जाएंगी, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो गुटके का परिमाप पूछ रहा है, तो जब भुजाएं बराबर है तो परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, तो 12 दूनी 24, 12 तेई 36, 12 चौक 48, तो सभी भुजाओं का योग कितना होता है, 48 हो गया। या फिर 4 गुणे भुजा, तो 4 में से 12 का गुणा कर दिया तो 48 आ गया। और सेंटीमीटर, परिमाप की यूनिट केवल सेंटीमीटर में होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फार्मूले बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है ना। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो एक त्रिभुज आपको बना कर रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस में, आपके इसी तरह का त्रिभुज बन के आएगा मान लो, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना हुआ है, उसमें पी क्यू और आर जो है एक वृत्त एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये सम्मुख शीर्ष अर्थात पी बिंदु से जो है क्यू आर भुजा पर एक लंब खींचा गया है जो पी एस है, ठीक है ना। तो क्यू आर लंब जो है वह पी एस भुजा पर, सॉरी पी एस जो है लंब जो है वह क्यू आर भुजा पर खींचा गया है, ठीक है। तो लंब खींच दिया गया और लंब इसकी लंबाई जो है वह 2 सेंटीमीटर दे के रखा है। जो भुजा क्यू आर है उसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये आपको कोई एक फिक्स शेप तो इसका आप बता नहीं सकते कि ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है या फिर विषमबाहु है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। इसके विषमबाहु ही है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं हमको डिफरेंट शेप में, मतलब उनकी मेजरमेंट जो है अलग अलग दिखाई दे रही है, पता चल रही है हमको। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता होगी। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो ये कर्ण होता है और ये आधार होता है, बेस बोल दिया, और इधर पे ये लंब होता है, ठीक है।
तो ये भी आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय भी हमने थोड़ा सा बेसिक्स बता दिया इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करवाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या बताया था हमने आपको फार्मूला? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार आपको कितना पता है और ऊंचाई, तो आधार 4 सेंटीमीटर था और ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर थी और 1/2 है, तो 2 हर में है और 2 इधर पे अंश में है, इनको आपस में काट दिया तो 4 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो वर्ग सेंटीमीटर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार हम आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। ये नीचे वाला आधार होता है, हमने आपको अभी बताया ही था। ठीक है, तो ये आधार 4 दे के रखा है, ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर दे के रखा है इसकी हाइट, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर दिया और डायरेक्ट इससे फार्मूले से आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक की लंबाई कितनी दे के रखा है? 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और मोटाई जो है 5 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताना है। ठीक है, तो घन घनाभ तो आपने पढ़ा ही होगा, हमने भी अभी आपको इसके पहले जो फार्मूले बताए थे उनमें घन और घनाभ क्या होता है, उनके फार्मूले क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो एक पुस्तक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देकर रखा है आपको। ठीक है, तो उसका आयतन बताना है। तो चूँकि पुस्तक का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या फिर मोटाई, ऊंचाई को ही मोटाई बोल दिया जाता है। ठीक है, तो लेंथ है इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो इससे आपने निकाल लिया डायरेक्ट फार्मूला यल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो यल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और सबका मल्टीप्लाई कर दिया तो 1500 आ गया। ठीक है, और चूंकि ये यूनिट है, सबसे पहले इकाई क्या दे के रखा है? सेंटीमीटर में दे के रखा है, तो घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, आयतन है तो घन सेंटीमीटर लगा दिया और फिर उसके बाद या फिर ऐसे भी लिख सकते हो सेंटीमीटर का क्यूब, अर्थात सेंटीमीटर लिखने के बाद उसकी घात में 3 लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यह आयतन का इकाई हो जाता है, तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब या 1500 घन सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह बात करें हम लोग, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दे के रखा है आपको कि यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई के, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई के क्या होता है? हमेशा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग, मान लो एक कोई त्रिभुज आपने बना दिया है ना, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो मान लो एक ये भुजा 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो किसी त्रिभुज की दो भुजा की लंबाइयों का योग, इन दोनों भुजाओं की लंबाइयों का योग जो है तीसरी भुजा की लंबाई के योग से हमें तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5, और 5 जो है वह तीसरी भुजा 4 से बड़ा है, तो ये हमेशा अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक गोली पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन समान है। ठीक है, जब इस तरह के आपके क्वेश्चन लिखे जाते हैं तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, गोली पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तथा गोले का आयतन कितना होता है और वो समान है। ठीक है, तो उनकी त्रिज्या क्या होगी, अर्थात रेडियस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया बोल रहा है और आयतन मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है यहाँ पर, तो गोले का आयतन बराबर समान है, तो इसको बराबर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर लिख दिया, क्योंकि ये प्रश्न में आपको गिवन है ना, दिया हुआ है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि ये देखिए यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इनको आपस में कट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कट कर सकते हैं। या फिर मान लो यहाँ से हमने 4 हटाया और यहाँ पे इसके भाग में आ गया है ना, तो 4 से 4 यहाँ पे कट गया। मान लो जिनको डायरेक्ट नहीं पता काटते तो हमने इस तरह भी कट करके बता दिया। ठीक है, हाँ हो जाएगा।
फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पे भी पाई है। जब दोनों जगह पे वही वैल्यू लिखी रहती है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ पे भी इसको ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ से इसको भी कट कर दिया, है ना। और फिर इसी तरह यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, अर्थात ये आर क्यूब लिखा हुआ है तो आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। गुणा जब होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, है ना। तो इसको इस तरह हम आपको समझा सकते हैं। तो ए गुणे एम इंटू ए गुणे एन, अर्थात यहाँ पे बेस समान है, इसका आधार समान है, तो इसकी घातें जो होती हैं ना, जो अलग अलग होती हैं, हमेशा जुड़ जाती हैं क्योंकि संख्याएं गुणा में लिखी हुई है ना। का मल्टीप्लाई किया गया है तो ए की पावर एम प्लस एन आप लिख सकते हैं, है ना। तो ए की पावर एम प्लस एन अर्थात आर स्क्वायर प्लस वन, जहाँ पे घात कुछ नहीं रहती वहाँ पे एक मानी जाती है, तो आर टू प्लस वन बराबर आर थ्री, आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं इसको, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब फिर इसके बाद अगर मान लो इसको सॉल्व करना है इसके आगे, तो इसके आगे अगर हमको सॉल्व करना है तो आर और बटे आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो कितना बचा, केवल आर बच गया, है ना। तो आर बटे तीन बराबर एक लिखा हुआ है, तो आर बराबर 3 इकाई आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। हमने आपको डायरेक्ट काटना भी बता दिया। तो देखिए 4 से 4 काट दिया, पाई से पाई कट कर दिया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट कर दिया, तो केवल आर बचा, तो आर बटे तीन बराबर एक आ गया, ठीक है। तो आर बराबर 3 इकाई आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इकाई की जगह पे यूनिट दे के नहीं रखा है, मीटर सेंटीमीटर फीट या कोई भी यूनिट नहीं दिया है, तो आर बराबर 3 इकाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको पता है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब एक घन की बात कर रहा है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़े से बड़ा गोला काट लिया गया है, ठीक है। घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काट लिया गया है, मतलब जैसे ये एक घन है ना, इस घन से जो है बड़े से बड़ा गोला काट कर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या पूछ रहा है आपको, गोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्थात गोले की रेडियस क्या होगी, स्फीयर की रेडियस कैसे आप निकालोगे। तो क्यूब से जो है वह स्फीयर निकाल दिया गया है कट करके। तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, काटे गए बड़े से बड़े गोले का व्यास बराबर होता है घन की भुजा के बराबर होता है, ठीक है। तो व्यास क्या होता है, चाहे किसी का भी व्यास हो, वह हमेशा 2r के बराबर ही होता है, अर्थात व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, ये हमने आपको बताया। तो व्यास की जगह पे 2 इंटू आर, 2 गुणे त्रिज्या लिख सकते हैं, बराबर 7 सेंटीमीटर। और चूंकि r बराबर रेडियस अर्थात त्रिज्या की वैल्यू पूछ रहा है, तो r बराबर 7/2, और 2 से जो है 7 को डिवाइड कर दिया तो 3.5 आ गया। और चूंकि यूनिट सेंटीमीटर में दे के रखी है, तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन आपको दे के रखा है कि एक गोलार्ध है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक गोलार्ध है, गोलार्ध का मतलब क्या होता है कि मतलब अर्धगोले की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब सेमी स्फीयर की बात कर रहा है, अर्थात ऐसा गोला जो अर्धगोला हो, मतलब गोले को काट करके आधा कर दिया गया हो। जैसे एक गोला है और उसको कट करके, ठीक है, उसको कट करके यहाँ से कट कर दिया गया है और केवल आधा गोला बचा हुआ है, ठीक है ना। इस अर्ध गोले का आयतन जो है 18 में पाई दे के रखा है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना। अर्ध गोले का आयतन 18 पाई है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्ध गोले का आयतन जो है उसका भी फार्मूला अलग होता है। गोले का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन अर्ध गोले में चूंकि आधा है तो 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है इसका फार्मूला। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से फार्मूला निकल आया। फार्मूला भी कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं गोलार्ध का आयतन 18 पाई दे के रखा है, तो गोलार्ध का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर 18 पाई के हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पे भी पाई, इसको कट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो इसको कट कर दिया, मान लिया, ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं कट करते, आपको समझाना है। तो आर क्यूब बराबर क्या हो गया 18 है। अब चूंकि ये हर में लिखा हुआ है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया ना, तो 18 गुणे 3/2 कर दिया, तो 2 नाम 18 और 9 3 27, तो आर क्यूब बराबर 27 आ गया।
अब दोनों साइड का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड का क्यूब ले लिया, क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्यूब चढ़ा हुआ है। तो दोनों साइड का क्यूब अगर ले लिया हमने, ठीक है, तो दोनों साइड का अगर क्यूब ले लेते हैं, हाँ, तो देखिए ये आर क्यूब चूँकि एक हाथ समान है दोनों में, तो आर बाहर आ जाएगा। और इसी प्रकार 27, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, इनका आपस में गुणा किया तो 9 आ गया, 9 का 3 में गुणा किया तो 27 आ गया। तो 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 बार हो गया, तो 3 की घाते 3 हो गया, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया। तो आर की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। और आपसे त्रिज्या पूछ रहा था अर्धगोले की क्या हो जाएगी, अर्थात सेमी स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी, तो 3 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये शायद तक लास्ट क्वेश्चन होगा आपको इस वीडियो का। तो इसमें लिखा हुआ है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की, मतलब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की, मतलब ये रेडियस दे के रखा 2 सेंटीमीटर, ठोस गोले से 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या के, मतलब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के रेडियस बराबर 2 सेंटीमीटर है। ठोस गोले से मतलब ये गोले की त्रिज्या है, 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? पहले त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और फिर अब त्रिज्या को 1/2 सेंटीमीटर कर दिया गया है, तो उससे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, अर्थात गोलों की संख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्फीयर कितने बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि गोलों की संख्या बराबर डायरेक्ट फार्मूला ही होता है कि बड़े ठोस गोले का आयतन बटे छोटे ठोस गोले का आयतन, अर्थात बड़े वाले इस ठोस गोले का आयतन निकाल लो और नीचे छोटे वाले ठोस गोले का आयतन निकाल लो, उससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो 4/3 पाई आर क्यूब, चूँकि ये बड़ा वाला गोला है तो इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर में ले लिया उसने, है ना। और ये छोटा वाला गोला है, इसकी रेडियस स्मॉल आर में ले लिया, ठीक है। तो ये मान लो एक बड़ा गोला है और ये एक छोटा सा गोला है, तो इसकी रेडियस जो है वह कैपिटल आर और इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई, है ना। इसकी वैल्यू 2 दे के रखा है और इसकी वैल्यू 1/2 दे के रखा है ना। ये आपने पढ़ा था। तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया। आर की वैल्यू आपको 2 × 2 × 3 2, ये आर क्यूब है तो आर का 3 बार गुणा हो गया, और इसी प्रकार 1/2 का भी 3 बार गुणा कर दिया गया। चूँकि ये संख्याएं जब नीचे हर में जो भी संख्याएं लिखी रहती हैं, अगर वो भिन्न के रूप में लिखी हैं तो उसका जो हर होता है वह अंश में चला जाता है, ठीक है ना। तो वो संख्याएं उल्टा हो जाती हैं। तो 2 × 2 × 2 ऊपर आ गया, नीचे 1 × 1 × 1 हो गया। तो किसी भी संख्या को 1 से भाग देते तो वही संख्या आती है, ठीक है। तो ऊपर इनका 2 का 6 बार गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो गोलों की संख्या कितनी आ गई? 64 गोले आ गया था। 64 गोले बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।